नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वालिटी जीएस क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो कि हमारा पीवाईक्यू का डिस्कशंस था सोशियोलॉजी नेट से रिलेटेड, तो उसमें हम लोगों ने कहाँ तक का डिस्कशन कर लिया था वो हम लोगों ने 71 नंबर क्वेश्चन जो था 71 नंबर क्वेश्चन वहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरा पेपर आपको 100 क्वेश्चंस का है, जो पेपर 2 और पेपर 1 जानते हैं जो जीएस का पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें 100 क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने 71 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर लिया। अगर यह देखें तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन है दिसंबर का। तो अगर सबसे पहले 71 हम लोग डिस्कस के लिए 72 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पेस डिस्टिंक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में मॉडर्निटी से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो मॉडर्निटी का कंसेप्ट है, चाहे वो लिक्विड मॉडर्निटी हो, चाहे वो एंथनी गिडेंस का बहुत सारे मॉडर्निटी का रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी हो, और बहुत सारे जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स है, तो उस तरह से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो कम से कम जो बुक्स हैं जो रिलेटेड थ्योरी जो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो टाइम स्पेस डिस्टिंक्शन का जो थ्योरी है वो किस थिंकर्स ने यहाँ प्रपोज किया था, तो वो अगर थिंकर्स की हम लोग यहाँ बात करें कंसेप्ट ऑफ टाइम डिस्टेंस, तो यहाँ अगर देखें तो मेनली एंथनी गिडेंस है। एंथनी गिडेंस ने बहुत अपने जो अगर उनका थ्योरी का पेपर आप देखें या उनका मतलब जो किताब है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो उन्होंने मॉडर्निटी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट उन्होंने प्रपोज किए हैं। तो जैसे टाइम स्पेस डिस्टिंक्शन का उनका यह मतलब कि थ्योरी इनके द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया है। तो ये डिस्टिंक्शन इसमें क्या ये रिफ़र करता है, ये प्रोसेस है जैसे सोशल रिलेशंस क्या हो रहा है आज के समय में, डिसइम्बीडेड हो रहा है, मतलब क्या लोकल कंटेंट से क्या हो रहा है, ग्रेटर डिस्टेंसेज हो रहा है। टाइम स्पेस को आपको ख़त्म करते हुए, जैसे क्या होता था पहले आपका रिलेटिव जो रिलेशन रहता था वो एक टाइम स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में होता था, मतलब अगर आप किसी से रिलेशन में अगर हैं तो वो रिलेटिव आपके अगल बगल ही होता था, या एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे शहर, मतलब एक प्लेस एक डिस्टेंस का एक मतलब लिमिट रहता था। लेकिन आज वो ऐसा नहीं, आपका कांटेक्ट किसी इंटरनेशनल पर्सन से भी, आपका कांटेक्ट मतलब जिस आप भारत में रह रहे हैं तो विदेश कंट्री से भी है, किसी विदेश नागरिक से भी है, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ का आप कंटेंट यहाँ देख पा रहे हैं, वहाँ का किसी तरह का जो वीडियोज़ होता है या किसी तरह का वहाँ का क्या कल्चर है उसके बारे में हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये टाइम स्पेस डिस्टिंक्शन का जो है कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, ये खत्म हो गया है। तो ये एंथनी गिडेंस द्वारा यहाँ बोला गया। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है उस प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट को आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है, यहाँ पर सजाना है। तो अगर यहाँ पर हम देख ले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी, बेसलाइन सर्वे, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स, और क्या एक आपको एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जानते हैं कि एग्जीक्यूशन तो सबसे बाद में आता है, तो ये एग्जीक्यूशन का जो आपको यहाँ पर जो टर्म दिया गया एग्जीक्यूशन, ये जानते हैं कि सबसे लास्ट में आता है, तो इसे आप ई सबसे लास्ट में रखें। बाकी अगर यहाँ देख ले, सबसे पहले क्या होता है, बेस लाइन सर्वे। तो जो बेस लाइन सर्वे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी आप ज़मीन पर कोई काम करवाना चाहते हैं, सबसे उस गाँव में कोई आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, या किसी तरह का जैसे किसी तरह का एक प्रोजेक्ट आप तैयार करना चाहते हैं, जैसे कोई आपको कोल्ड स्टोरेज का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो कोल्ड स्टोरेज का एक प्लांट बैठाना चाहते हैं, तो पहले क्या आप सर्वे कीजिएगा, उस ज़मीन का सर्वे कीजिए, उस गाँव के लोगों का सर्वे कीजिएगा कि वहाँ पर ज़मीन अवेलेबल है कि नहीं, किसी तरह का डिस्प्यूटेड है कि नहीं। तो क्या होता है, बेसलाइन सर्वे होता है। फिर बेसलाइन सर्वे के बाद हो गया जो बेनिफिशियरी है उसे किस किस को बेनिफिट होगा, कौन कौन से बेनिफिशियरी है उसके अंदर में, किनको बेनिफिट दिया जाएगा, वो बेनिफिशियरी आप वहाँ सेलेक्ट करते हैं। ये आप रूरल डेवलपमेंट के बारे में। फिर अगर उसके बाद ये हो गया तो फिर आप क्या करते हैं, स्कीम्स को सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से स्कीम्स आप वहाँ पर इंक्लूड कीजिएगा, कौन कौन से स्कीम्स को वहाँ इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो पहले स्कीम्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि उसके कॉन्टेक्स्ट में है। फिर वहाँ पर देखें तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता है उस स्कीम्स का कि क्या ये स्कीम सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं, सही से जो बेनिफिशियरी है उनको ये बेनिफिट वो ले पा रहे हैं इस स्कीम के कि नहीं। तो ये आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। फिर लास्ट में एग्जीक्यूशन आता है प्रोग्राम का, तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में, BADEC होगा। फिर अगर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। तो जो स्टेजेस अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन की बात करें तो कौन कौन से स्टेज है इसमें, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कन्वर्जेंस, द इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेट, नेटवर्क टेक्नोलॉजिकल परवेसिव कंप्यूटिंग, टेक्नोलॉजीज ऑफ लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन किन किन चीज़ को आपको प्रमोट किया है, कौन कौन से इसके अंदर में आता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग डिस्कस देखें अगर, तो कौन कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा,
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये जो जानते हैं आज के समय सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो इज़ द क्रिएशन ऑफ इंटरनेट, इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट तो रिलेटेड नहीं आपको टेक्नोलॉजी से, मतलब मेनली आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखना, ये नहीं कि आप सब ऑप्शंस को सही टिक कर दें, क्योंकि कुछ कुछ क्या स्पेसिफिक टर्म है, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा। तो इन्वायरमेंट इसमें आप है, ये ऐसा चीज़ है कि इन्वायरमेंट को भी आज हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट को प्रोसेस करने के लिए, इन्वायरमेंट से कुछ रिसोर्स को हार्डनेस करने के लिए। तो ये अलग चीज़ है। लेकिन आपको जो इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी का मेन बात है वो रिवॉल्यूशन में स्टेजेस जो हुआ किन किस किस जगह से हुआ, मतलब किस किस फॉर्म में हुआ है। तो क्रिएशन ऑफ इंटरनेट हो गया, नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड परवेसिव कंप्यूटिंग हो गया, टेक्नोलॉजीज ऑफ लाइफ बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हो गया। तो ए बी ए सी डी और ई हो जाएगा आपको ऑप्शन। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर अगले देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ फैमिली इन महुबा अ टाउन इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र आप जानते हैं कहाँ है, ये महुबा का टाउन है, जो कि मतलब आपको किस थिंकर्स ने यहाँ पर आपको स्टडी किया है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये जो महुबा जो टाउन है, सौराष्ट्र जानते हैं सब कहाँ है, गुजरात में। तो ये गुजरात में है। तो किसने किया था, आईपी देसाई, एम शाह, इरावती कार्वे, मेंडल बॉम। तो ये आईपी देसाई ने यहाँ पर स्टडी किया था फैमिली महुबा का। तो उन्होंने यहाँ पर स्टडी किया था, वो देख रहे थे कि किस तरह से इंट्रा फैमिली रिलेशनशिप से ये जॉइंट फैमिली का उन्होंने कंसेप्ट भी यहाँ दिया था कि बहुत सारे जॉइंट फैमिली, किस तरह से जॉइंट फैमिली का उन्होंने जो जॉइंट फैमिली का डिस्टिंक्शन दिया था उनको, मतलब बहुत सारे टाइप्स में उन्होंने बांटा भी था। वो बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे कि डिग्री ऑफ जॉइंटनेस, किस तरह से आपको जॉइंटनेस है फैमिली का, किचन शेयरिंग होता है कि नहीं। तो जो कॉमन जो पर्सपेक्टिव है, जो कॉमन जो चीज़ देखते हैं उसको उन्होंने स्टडी किया, उसे एक मतलब एक थ्योरी के रूप में प्रपोज किया। तो जैसे कि 0 डिग्री ऑफ जॉइंटनेस किसी हाउस होल्ड का आता है, किसी हाउस होल्ड में लो डिग्री का जॉइंटनेस होता है, जैसे किसी हाउस में म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होता है, जैसे वो लोग क्या करें, एक्सटेंडेड न्यूक्लियर फैमिली की तरह रहे। लेकिन जब किसी तरह का आपको विवाह का कुछ मतलब कि विवाह हो रहा है या किसी तरह का अगर आपको फंक्शंस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक जगह से सब ऑर्गेनाइज होते हैं। तो वो एक फैमिली का एक अलग कंसेप्ट है। आज के समय जॉइंटनेस बहुत तरह का होता है। एक हाउस होल्ड का हाई डिग्री ऑफ जॉइंटनेस होता है कि मतलब एक ही हाउस में रह रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आपका काम है, या एक होता है एक अथॉरिटी एक काम है लेकिन जो डिफरेंट मेंबर्स है जो मेंबर्स है वो क्या करें, आपको डिफरेंट डिफरेंट आपका हाउस में रह रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा जॉइंटनेस का उन्होंने डिफिनीसन दिया था। ये ये 5 टाइप्स ऑफ जॉइंटनेस का मेनली उन्होंने डेफिनेशन दिया था। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि इन्होंने स्टडी किया था वो कौन थे, आईपी देसाई। फिर अगर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी इज ए मास सोसाइटी। मास सोसाइटी कौन है, तो जानते हैं मास सोसाइटी क्या हो, जैसे मास का आप क्या कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हैं सोसाइटी में, जहाँ पर बहुत सारा जो वर्क है जो वो किसी मास मतलब कि ज़्यादा पीपल से आपको कराना पड़ेगा। तो ट्राइबल सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, ये ना होगा। ये कौन सा सोसाइटी हो जाएगा, आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो जाएगा, क्योंकि वो मास को वहाँ से पिकअप किया फ्यूडल सोसाइटी से, जो कि लैंड पर जो काम करते हैं एग्रीकल्चर से, फिर उसको क्या किया, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपको डिप्लॉय किया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब मास सोसाइटी का जो कंसेप्ट है ये किनके द्वारा दिया गया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, विलियम कॉर्न कॉर्न हाउसर द्वारा लिखा गया था। ये पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी का एक किताब था, 1959 में उन्होंने लिखा था। तो ये मास सोसाइटी को डिफाइन करते हैं, जैसे कोई भी सोशल ऑर्डर है जिसमें इलीट्स आर इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन इलीट्स। तो इलीट्स का क्या हो रहा है कि वो नॉन इलीट्स से क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं। तो मार्जिनल पोजीशन पर जो नॉन इलीट्स रहते हैं सोसाइटी में, वो आपको मोबिलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे कि जो अगर उनको सही से मोबिलाइजेशन मिल रहा है तो वो क्या हो रहा है कि आपको जैसे जो पीजेंट्री का जो सोसाइटी है वहाँ से उठकर वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाकर वो काम करते हैं। तो ये मास सोसाइटी आपको डिफिनीशन। फिर नेक्स्ट है, विच बुक ऑफ डरखीम इज डिवोटेड टू अ क्लोज एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन। तो यहाँ तो सिंपल है, ये सब जानते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें कौन हो जाएगा, क्योंकि इनका जो एक बुक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस है, इसी बुक में इन्होंने चर्चा किया आपको रिलीजियस लाइफ में किस तरह से टोटेमिज्म का इन्होंने चर्चा किया, जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन होता है, जहाँ पे एक सब्सटेंस को एक स्पिरिट का, एक पावर का, एक बिलीफ सिस्टम माना जाता है। तो एक रिलीजियस सिस्टम को उन्होंने बिलीफ सिस्टम बोला है। तो ये डरकीम का एक मतलब बुक है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये बुक हमने चर्चा भी किया था कि ये जितने भी बुक हैं डरकीम का, चर्चा भी किया था कि कौन कौन से ईस्वी में, कौन कौन से टाइम पीरियड में ये बुक लिखा गया था, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ एस्से व्हाई मैरिज मैटर्स। मतलब शादी क्यों मैटर करता है, मतलब विवाह क्यों होता है। तो ये आपको कौन से थिंकर्स ने ये बुक लिखा आपको, तो ये लिखा गया आपको कैटलिन फ्लैंगरम द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया ये अमेरिकन राइटर जर्नलिस्ट थी, कैटलिन फ्लैंगनागेन।
तो नाम आपका जो प्रोनाउंसिएशन है नाम का वो आप देख सकते हैं, फ्लैनागन। तो ये आपको यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने कल्चर, सोशल और पर्सनल डायमेंशंस को एनालाइज किया मैरिज के रिलेटेड, कि किस तरह से क्या कहीं मैरिज में क्या रिलेटेड है, क्या मतलब मैरिज के प्रति लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या चैलेंजेस है, क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी का, क्या सोसाइटी का जो फैमिली का डायनेमिक्स का। तो बहुत सारे उन्होंने मतलब जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है उस अप्रोच को उन्होंने यूज किया है यहाँ। फिर नेक्स्ट है वर्कर हु पोजेसेस अ डिलीवरी डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स और क्वालिफिकेशंस एंड इज देयर फॉर एबल टू मूव इजिली फ्रॉम जॉब टू जॉब इज कॉल्ड। तो ये एक सोशोलॉजिकल यहाँ डिफिनीसन है। ये आप मतलब इकोनॉमी का नहीं मान लीजिए, इन इकोनॉमी का होता है आपको, जैसे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वहाँ वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। वो नहीं, यहाँ पे क्या है कि स्किल्स भी है, क्वालिफिकेशंस भी है, अब बहुत सारे जॉब एक साथ कर रहे हैं, मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब में आपको मूव कर रहे हैं एक साथ जॉब, जैसे फ्रीलांसर की हम लोग बात करते हैं। तो इसका एक सोशोलॉजिकल टर्म है, वो टर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म है, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर, पोर्टफोलियो वर्कर, पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजर, तो ये पोर्टफोलियो वर्कर होगा, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो की तरह ये काम करते हैं। कभी थोड़ा सा कहीं और जॉब भी कर रहे हैं और रात के समय कहीं और जॉब भी कर रहे हैं। तो मतलब बहुत आज के समय आप जैसे गिग इकोनॉमी की बात करें, तो वहाँ गिग इकोनॉमी में आप देखते हैं ऑफिशियल वर्क होता है दिन के समय में, और वो शाम के बाद क्या करते हैं, किसी भी तरह का जोमेटो में, स्विगी में वो काम करते हैं अपने बेसिक नीड्स को, जो उनका नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए। फिर नेक्स्ट है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरीज इन मॉडर्न साइंसेज। मॉडर्न साइंस का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है थ्योरी का, वो कौन है आपको? वन ऑफ द मेन थ्योरीज इन मॉडर्न साइंस, थ्योरीज ऑलवेज हेल्प विद सम टेंटिवनेस, थ्योरी जो कंसीडर फाइनल एक्सप्लेनेशन। फाइनल एक्सप्लेनेशन एक एक्सट्रीम टर्म हो जाता है, ये ऐसा नहीं। मॉडर्न साइंस में क्या फॉल्सिफिकेशन का कंसेप्ट आता है, मतलब अगर कोई भी थ्योरी को फॉल्सिफाई कर देता है, कोई भी रीज़न, अगर उस रीज़न को आपको क्रिटिसाइज करके या फुल या प्रूव कर देता है कि ये रीज़न गलत है, तो फिर वो क्या होता है, मॉडर्न साइंस का जो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है। तो ये फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। थ्योरी इज जस्ट है हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस तो क्रिएट किया जाता है लेकिन उसे फिर प्रूफ किया जाता है। थ्योरी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स, तो फैक्ट्स का डिस्क्रिप्शन नहीं है वो, मतलब एक कंसेप्ट भी, एक लॉजिकल जो डिटर्मिनिज्म है जो, वो भी आप बोल सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर सबसे ये जो इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा टेंटेटिवनेस, उसमें एक इवोल्यूशन का चांसेस होता है, मतलब उसमें आपको फॉल्सिफिकेशन का भी चांसेस होता है, वो इवॉल्व होता है समय के अनुसार। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये करेक्टरिस्टिक्स है। फिर नेक्स्ट है जो स्टेटमेंट असर्शन और रीजन की बात करें, तो असर्शन रीजन पूछा गया, द एवरेज टेम्परेचर हैज राइजन 0.8 डिग्री सेल्सियस अराउंड द वर्ल्ड सिंस 1980। इट हैज काउज्ड अ मैसिव क्लाइमेट चेंज रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म्स ऑफ हीट वेव्स, ओशन वार्मिंग, राइज इन सी लेवल एंड ग्लेशियर मेल्टिंग। तो ये मतलब पूरा जो बताया गया आज के पॉल्यूशन का जो समय है उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से जो प्री इंडस्ट्रियल एज था उसके अनुसार आज का देखें तो टेम्परेचर जो राइज कर गया। आप जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट में बताया गया कि 1.5 डिग्री से आपको स्टॉप करना है, इससे ऊपर अगर आप राइज करें तो बहुत सारा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो निगेटिव इम्पैक्ट बोल सकते हैं वो देखने को मिलेगा। सेट तो किया गया 2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें बोला गया कि आपको ये इतना डिग्री तक इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके कारण आज क्या हो रहा है कि तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वार्मिंग हो रहा है। जानते हैं आर्टिक जो सी है, जो आर्टिक ओशियन है, वहाँ का जो ग्लेशियर है बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहा है, 4 टाइम्स आपको ज़्यादा मेल्ट कर रहा है। फिर अगर रीज़न की बात करें तो फ्रॉम टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट ह्यूमैनिटी हैज़ प्रोड्यूस्ड है राइजन 10-fold। तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की अगर बात करें तो उस समय से आज जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उस समय 10 गुना बढ़ गया। 10-fold मीन्स क्या होगा, 10 गुना वो इंक्रीज हो गया। तो ये क्या, वो दोनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पॉल्यूशन आज के समय बहुत है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हर एक साल रहता है, जीएस में भी आपको दे सकता है, ये सोशोलॉजी में दे सकता है, ये दोनों का पार्ट हो सकता है। हु इज एसोसिएटेड विद नेचुरिज्म, नेचुरिज्म से कौन से एसोसिएटेड, तो आपने पढ़ा भी होगा मैक्स म्यूलर। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया। हु अमंग द फॉलोइंग यूज द अलायंस अप्रोच टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ किनशिप। तो किनशिप का जो पैटर्न को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए जो अलायंस अप्रोच है वो किसने शुरू किया था? तो जो ये अगर बात करते हैं लुइस डुमिंट ने, डुमोंट इसको बोला जाता है, आप प्रोनाउंसिएशन में कुछ और नाम भी इसे बोला जाता है, लुइस डुमो। तो इन्होंने यहाँ क्या किया था, इसे प्रपोज किया था, अप्रोच इन्होंने दिया था। फिर अगर यहाँ पर देख ले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें आपको पूरी तरीके से फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, ये एक होता है कि नॉन डिस्क्रिप्टिव, तो उसमें क्या होता है, सिंपल आपको ऑब्जेक्टिव की तरह सिंपल फैक्ट्स दे दिया। लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्या हो कि आपको मेनली प्रैक्टिकली वो चीज़ बताया गया, पूरी तरीके से आपको उसे डिस्क्राइब किया गया, उसकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोला जाता है। जो पेपर होता है, जैसे आप मेंस का पेपर है, वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उसमें आपको देखिए सब्जेक्टिव नॉलेज ज़्यादा होता है उसमें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर,
A portray actually accurately the characteristics of particular individual, situation or group. Determine the frequency with which it is associated with something occur or with which it is associated with something else. Test a hypothesis of causal relation between variables. Study to minimize bias and maximize. ये तो सही हो जाएगा. The test of hypothesis of a causal relations between variables. ये descriptive research का मतलब यहाँ पर प्रोसेस नहीं होता. ए और हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा. आपको ये बी और डी हो जाएगा. फिर नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स ऑफ सी लेवी एस्ट्रॉस. सी लेवी एस्ट्रॉस का जो राइटिंग्स है, जो उन्होंने किताब लिखी है, तो किताब को आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है. तो अगर यहाँ पर देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले अगर देखें तो स्ट्रक्चरल जो एंथ्रोपोलॉजी था, हम लोग डेट भी यहाँ लिख देते हैं, जो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी था. जैसे अगर स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो यह 1958 में लिखा गया था. और जो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप था, ये लिखा गया था 1949 में. स्ट्रक्चर जो एंथ्रोपोलॉजी था, ये स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी हमने देख लिया, 1949 हो गया ये. और फिर कौन सा बुक है, सैवेज माइंड. सैवेज माइंड लिखा गया था 1962 में लिखा गया था. एंड द इंट्रोडक्शन टू अ साइंस ऑफ माइथोलॉजी, ये लिखा गया था आपको 1964 में. तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ क्रोनोलॉजी कर दिया. डेट भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये पूछा भी गया. इस साल का भी अगर क्वेश्चन देखें आप, उसमें पूछा गया. तो कौन हो गया सबसे पहले, सी हो गया आपको. तो एक ही ऑप्शन से यहाँ आपको कनेक्ट किया. ये तो इसका अच्छा एक पैटर्न रहता है कि जो एक दो ऑप्शन से भी अगर एलिमिनेट कर लेते तो फिर क्या होता है, या एक भी अगर ऑप्शन आपको पकड़ा जाता है ये सही है, तो फिर अगर आप सही से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सही से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो फिर आपको ईजिली होता है कि आप इसे करेक्ट कर सकते हैं. फिर 86 की बात करें, which are the following are the true about technological revolution. They create objective needs for social and political innovation. They create a need for identifying the areas in which new institutions are needed and old ones required to modify. सही बात है. The new institutions have to be appropriate to a specific new needs. New needs के अनुसार उसके institution को change होना पड़ता है. Social responses to technological revolution vary from society to society. सही बात है. society से आप क्या करता है, आपको वहाँ पर vary करता है. तो अगर देखें तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें तो ए, सी और डी होगा, क्योंकि जो बी ऑप्शंस था, दे क्रिएट अ नीड फॉर आइडेंटिफाइंग द एरिया इन विच न्यू इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड एंड वन ओल्ड आर रिक्वायर्ड. ये तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पर बी देखें तो बी ऑप्शंस को ये इसने गलत किया, मतलब ऑप्शंस में अगर देखें, क्योंकि ये नीड आपको आइडेंटिफाई नहीं करता एरियाज का विच न्यू इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड एंड वन ओल्ड वन रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई. ये टेक्नोलॉजिकल रिवर्सन का आपको करेक्ट मतलब स्टेटमेंट नहीं है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी है, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ बताना है. तो जैसे जो मॉडर्न सोसाइटी होता है, तो मॉडर्न सोसाइटी अगर यहाँ पर हम लोग बात करें मॉडर्न सोसाइटी की, तो मॉडर्न सोसाइटी हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसे मतलब एक टाइप्स नहीं बताया गया है. मतलब हम लोग जो नॉर्मल पार्लांस या नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, हाँ आज का नया युग है मॉडर्न सोसाइटी, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी को मेनली इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोला जाता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोला जाता है. ये एक टाइप नहीं है आपको सोसाइटी का. तो एग्रीकल्चर सोसाइटी सब जानते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जानते हैं, हंटिंग गैदरिंग जो सबसे पहला सोसाइटी था, फिर एग्रीगेरियन है जो फ्यूडल सोसाइटी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नहीं बोला जाता, या पोस्ट इंडस्ट्रियल हम लोग बात करते हैं. मॉडर्न सोसाइटी आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, बट नॉर्मल पार्लांस में नॉर्मल लेमन लैंग्वेज हम इसे यूज़ करते हैं. तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना. तो ये बी डी इसका ऑप्शन हो जाएगा. फिर असर्शन रीजन आपको दिया गया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दी. असर्शन क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द आउटकम्स ऑफ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट आर मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ देयर स्टेटमेंट टू द करेक्ट ऑप्शन. डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, आर द आउटकम्स ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर देखें यहाँ पर, तो आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की कौन किस पर डिपेंड करता है. तो सही बात है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स आउटकम्स होता है, रिजल्ट्स होता है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मतलब इन्फ्लुएंस्ड होता है. फिर अगर देखें यहाँ पर इसका रीज़न देखें, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट आर मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंट. उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, मैनिपुलेट किया तो डिपेंडेंट जो इस पर डिपेंड है उसका तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको चेंज हो जाएगा. तो इसके लिए इसके दोनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा इसमें. हु हैज स्टडीज लखनऊ रिक्शा वालाज इन 1965. जो लखनऊ रिक्शा वाला है उसको 1965 में किसने स्टडी किया था. तो इनका जो इसका जो ऑप्शन है वो कौन है, हैरोल्ड ए गोल्ड. जो हैरोल्ड ए गोल्ड था
उसने क्या किया था, स्टडी किया था, लखनऊ रिक्शा वाला के नाम से बुक उन्होंने पब्लिश किया था। कौन से इसमें, 1965 में। ये ध्यान रखना आपको, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल स्कॉलर थे साउथ एशिया के। तो ये इन्होंने ये बात किया, इसमें इथनोग्राफिक रिसर्च मेथड यूज़ किया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी यूज़ किया, इंटरव्यू मेथड भी इसने यूज़ किया। क्योंकि रिक्शा वाला से आप जाकर इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बारे में पूछते हैं क्या उनका जीवन स्टाइल है, क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरह से वो जीते हैं, क्या उनका रहन सहन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या उनका मतलब जो इनकम सोर्स है, क्या इनकम सोर्स सही है कि नहीं। तो वो डिफरेंट टाइप का जो होता है, जैसे आप किसी तरह का सर्वे करते हैं, एक सर्वे मेथड ही होता है। तो ये रिसर्च मेथड है, इसमें मेनली आपको, आप जो होते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व होता है, आप पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ों को। तो यहाँ आपको आपको देखना पड़ेगा इसे। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडीज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव मेथड। तो बेस्ट एग्जांपल जो कॉम्पिटिटिव मेथड का वो कौन सा है, सुसाइड है। क्योंकि अगर देखें तो इमाइल डरखिम का जो सुसाइड का जो एक बुक है, जो कि पब्लिश किया गया था आपको 19th सेंचुरी में, तो ये बुक में उन्होंने कॉम्पिटिटिव मेथड का यूज़ किया। कॉम्पिटिटिव मेथड मीन्स क्या होता है कि जैसे कि ये जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किया, वो बहुत सारे हॉस्पिटल से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया, पुलिस स्टेशन से, जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया, फिर जो मॉर्चुरी होता है, मॉर्चुरी से डाटा कलेक्ट किया। तो डिफरेंट डाटा को उन्होंने कलेक्ट किया, कंपेयर किया कि ये सोसाइटल फैक्टर है, जो जैसे कि अगर आप देखें साइकोलॉजिकल, अगर पार्लांस में जाए या साइकोलॉजिकल डायमेंशन को आप देख जाएंगे, तो उस जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होता है उसके अकॉर्डिंग जो सुसाइड है वो आपको इंडिविजुअल फैक्टर होता है, इंडिविजुअल जो डायमेंशंस, वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट उनको बोलते हैं। लेकिन जो इमाइल डरखिम में उन्होंने सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट में बोला है कि ये सुसाइड क्या एक सोशल फैक्टर के कारण होता है, जो इंटीग्रेशन हो गया, रेगुलेशन हो गया। अगर हाई इंटीग्रेशन, लो इंटीग्रेशन, हाई रेगुलेशन, लो रेगुलेशन, जैसे उन्होंने चार चार तरह का सुसाइड उन्होंने बात की। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड हो गया, फिर आपको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड था, इगोइस्टिक सुसाइड था, फैटलिस्टिक सुसाइड था, और एक था एनोमिक सुसाइड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड की उन्होंने बात की है, जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जो आज के फॉर्म में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी तरह का सुसाइड रेट का जो इंक्रीमेंट देखते हैं, वो इसी चारों में से एक आपको वहाँ पर आप उसे समझ सकते हैं कि सुसाइड क्यों हो रहा है। फिर अगर देखें पैसेज, तो पैसेज हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पैसेज आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको खोज के आपको आंसर्स देना पड़ेगा। तो इजीली सॉल्व हो जाता है पैसेज में, कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, पैसेज आप आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ देखें तो ये पूरा पैसेज ही है, मतलब और यहाँ पर देख रहे हैं तो ये पूरा पैसेज का ही बात किया गया है। तो पैसेज आप आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं, पैसेज आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा आज का जो डिस्कशन का जो टॉपिक था वो मेनली पीवाईक्यू क्वेश्चंस था। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस ने हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस भी कर लिया, जो कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस था यूजीसी नेट के लिए। और क्या होता है, इससे आप एक आइडिया आपको यहाँ पर मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है नेट एग्ज़ाम में, और क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक को या कौन कौन से थिंकर्स को हमको देखना है, कौन कौन से थिंकर्स रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखना है। जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप देखें, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे थिंकर्स का कंसेप्ट के साथ उनका जो डेट ऑफ बर्थ था, मतलब कब उन्होंने जन्म लिया, उनमें उस डेट ऑफ बर्थ में भी उन्होंने क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ दिया। तो ये भी आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहाँ जन्म लिए। तो क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स की बात करें तो जर्मनी में उनका जन्म हुआ था, जैसे इमानुएल डर्खिम की बात करें तो फ्रांस में जन्म हुआ था, कौन से सोसाइटी में जन्म हुआ था, कौन से फैमिली में जन्म हुआ था। जैसे मैक्स वेबर की बात करें तो जर्मनी में जन्म हुआ। तो इस तरह से क्या होता है कि उसी सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई भी रिसर्च करते एक बायसनेस होता है उस सोसाइटी के प्रति, तो ये आपको एग्जाम में पूछ दिया गया। तो इस तरह इस साल का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो इसी के लिए इस साल का एग्जाम को थोड़ा सा टफेस्ट एग्जाम माना था, थोड़ा सा टफ माना गया, मतलब कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, जो कंपेयर टू जो अदर ईयर्स का जो पेपर होता है रिलेटेड, उनके कंटेक्स्ट में अगर देखें तो वो एग्ज़ाम आपको इस बार का टफ माना गया था। तो कंसेप्चुअल जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछना उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को थोड़ा सा और बढ़ावा दिया गया, थोड़ा सा और प्रमोट, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो मेनली कॉन्सेप्ट्स भी आपका क्लियर होना चाहिए, हर एक थिंकर्स का, हर एक जो जितना भी सोसाइटल एस्पेक्ट है, जितना भी थ्योरेटिकल जो प्रोपोजिशंस है, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी फैक्चुअल थिंग्स है, लॉजिकल थिंग्स है, वो आपका कंसेप्ट भी सही से क्लियर होना चाहिए। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में तो उतना अच्छे से मेज़र नहीं हो पाता है कि
कि बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, क्या उन्होंने जो टिक लगाया है वो वन लाइनर टाइप से तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आप वो कंसेप्ट से रिलेटेड जो कंसेप्ट को जोड़ के वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे लुइस डुमॉन हो गया, तो इन्होंने कौन सा कंसेप्ट, बुक तो पूछते हैं, बुक में कौन सा कंसेप्ट था, मेन थीम क्या था बुक का, क्यों बुक उन्होंने पब्लिश किया, क्या स्टडी का टॉपिक था। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेनली देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा एक पैटर्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशंस होगा। तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो 90 हम लोग ने सॉल्व नहीं किया तो क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्योंकि ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सिंपल एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ के आपको इन्फ्लुएंसेस, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आप क्या निकालते हैं, क्या आपको ऑप्शन सही लग रहा है, वो आप यहाँ पर देख लेंगे अच्छे से। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग जो नेक्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम पास में है तो पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही क्या करेंगे हम लोग डिस्कस कर शुरू कर देंगे। अब बाकी अलग लेक्चर भी हम लोग बनाएंगे जिसमें कि मेन जो थिंकर्स है, थिंकर से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जो उनका इंपॉर्टेंट बुक्स है, उनका जो इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है, जो जर्नल्स है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बुक में क्या क्या थीम हो सकता है, क्या क्या थीम पर उन्होंने डिस्कशन किया, वो भी हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो टेलीग्राम चैनल है हमारा। तो अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें यहाँ पर, तो वो आपको लिंक में दे दिया जाता है। फिर भी अगर देखें तो ये क्वालिटी जीएस क्लासेस में आपको यह देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें जीएस का भी क्लासेस लिए है, मतलब अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें। तो ये क्वालिटी जीएस क्लास में आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और इस पर आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी कुछ जो डाउट्स है आपको, वो डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। डाउट्स को आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, तो वो डाउट्स आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इस चैनल को आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।